So hello my dear Chotus, I hope you all are doing very well. So in today's lecture we're going to discuss about endoplasmic reticulum. पिछली क्लासेस में हमने बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया था, राइट? हमने क्लोरोप्लास्ट डिस्कस किए, हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया, हमने न्यूक्लियस को भी डिस्कस किया, हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारे टॉपिक्स विद एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट विद hypertonic acidic solution we had discussed. So in today's lecture we'll discuss about endoplasmic reticulum and it is a very important topic. ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझना। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आएगा तभी आपको गोल्जी अपैरेटस समझ में आएगा, अगर गोल्जी अपैरेटस समझ में आएगा तभी आपको लाइसोसोम समझ में आएगा। ठीक है, तो अच्छे से आज की क्लास को समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सेकेंड क्लास में बताया था कि न्यूसीएम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनके डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, बताई थी मैंने आपको बात। अब हम एक ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होता है बच्चे? एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स आएंगे ना बच्चे, न्यूक्लियस हटा, न्यूक्लियस है, दूसरी सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट थी, माइटोकॉन्ड्रिया थी, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन थी। सिर्फ यही दो सेल ऑर्गेनल थी जो डबल मेम्ब्रेन थी, बाकी जितनी भी ऑर्गेनल्स हम पढ़ेंगे वो सारी सिंगल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो वो सारी कैसे होने वाली है? सिंगल मेम्ब्रेन। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा स्ट्रक्चर है? एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या करता है, लेट्स डिस्कस। तो हमें पता है, लेट्स सपोज ये मेरी एक सेल है। अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी होती, अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगी, इट्स ऑब्वियस। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, ये सेल है, मान लो एनिमल सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बीच में क्या था? न्यूक्लियस था हमारा। क्या बीच में था? नहीं, कहीं भी हो सकता है, इधर 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 हो सकता है, न्यूक्लियस कहीं भी हो सकता है। इट्स नॉट जरूरी कि बीच में ही हो। फिर मैंने बताया था कि न्यूक्लियस हमारी कैसी थी बेटा? डबल मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है। और मैंने ये भी बताया था कि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस। इसके अंदर क्या होते हैं? होल्स होते हैं, छेद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम एक तो होता है डीएनए, डीएनए के अलावा एक पार्ट होता है जिसे हमने बोला था, ये जो पार्ट बोला था मैंने बोला था इसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करना, राइबोसोम की फॉर्मेशन करना, हाँ कि ना? और राइबोसोम क्या करता है बच्चे? राइबोसोम का काम क्या होता है भाई? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन करना। तो इस न्यूक्लियोलस वाले स्ट्रक्चर ने क्या बना लिए? मान लो राइबोसोम्स बना लिए। अब ये राइबोसोम को बाहर निकलना है। क्यों निकलना है, कहाँ जरूरी होता है, कहाँ जरूरी नहीं होता, आज समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे बेटा। भी जो न्यूक्लियर की, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारी, ये चीज, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पोरस होती है। आपको पता है कि ये देखो बीच में से छेद है, ये देखो ये रहा एक होल, ये ऐसे पोरस होती है हमारी। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस ने बनाया प्रोटीन। ठीक है, बना लिया प्रोटीन ही, राइबोसोम। वेरी गुड, मैं देख रही थी कौन कौन नोटिस कर रहा है। तो न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इन पोर्स से होते हुए बाहर निकलते हैं सेल की। क्या करते हैं? लेट्स सी। पहले देखो, पहली बात आपको ये समझना है कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन से ही निकला हुआ होता है। सॉरी, ये न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन है, यहां से निकला हुआ होता है मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस न्यूक्लियस की बाहर वाली, ये इनर मेम्ब्रेन, देखो ये क्या है? अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। इनर, ये बाहर वाली क्या? आउटर। आउटर मेम्ब्रेन से निकला हुआ होता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से निकला होगा? नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कहीं भी पड़ा भी हो सकता है। ये वेवी सा स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा, है ना? तो जरूरी नहीं न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ही निकल रहा होता है, बाहर एवं भी पड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर मेम्ब्रेन से निकलते हुए बनता हुआ होगा। जैसे मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है,
ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन से ऐसे बना हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जरूरी नहीं है बच्चे कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन ही प्रोट्रूडेड हो, प्रोट्रूडेड मीनिंग निकला हुआ हो। जरूरी नहीं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर मेम्ब्रेन से ही प्रोट्रूडेड हो, वो ऐसे भी कहीं भी बन के बैठ सकता है। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मैंने कहीं भी ऐसे तो नहीं बनाई ना, दो मेम्ब्रेन तो नहीं बनाई माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट की तरह, ओके, तो सिंगल मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन से शुरू करते हैं। अब बेटा देखो, ये जो न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम बनाए ना, इस न्यूक्लियस ने राइबोसोम बना लिए, इस न्यूक्लियस का इस न्यूक्लियोलस का काम, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस ना पढ़ाया, इस न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम बनाना। अब ये राइबोसोम क्या करते हैं, बाहर जाके कहीं कहीं जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बैठ जाते हैं, कहीं जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठ जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी जाकर बैठ जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी जाकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम बने, पोर्स के थ्रू बाहर निकले, किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे बैठ गए और किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाकर बैठ गए। तो जो बेटा न्यूक्लियस है ना, उसके बाहर वाली मेम्ब्रेन पर, न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन पर जो न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम था उसने क्या बनाया था, सॉरी, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस था उसने क्या बनाया बच्चे, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स हमारे इस न्यूक्लियस पोर्स के थ्रू बाहर निकलेंगे और जाके बैठ जाएंगे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम जाके नहीं बैठता, किसी पार्ट पे जाके बैठता है। अभी समझ में आएगा क्यों, ठीक है, थोड़ी देर रुको। तो ये राइबोसोम इस न्यूक्लियस से बाहर निकल के, अरे यार, इस न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस से, ये राइबोसोम इस न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस से बाहर निकल के क्या होता है, ऐसे बाहर जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जाकर बैठ जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे रहेंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि मैम ने ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम को बिठवाया है, कहीं नहीं बिठवाया। जैसे देखो, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें राइबोसोम्स नहीं है। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, इसमें राइबोसोम्स नहीं है। इधर देखो, ये वाले पार्ट पे नहीं है, ये वाले पार्ट पे नहीं है। तो कुछ नाम है इनके, हैं जी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी बोलते हैं, ई फॉर एंडो एंड एंडोप्लाज्मिक, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक एंड आर स्टैंड्स फॉर रेटिकुलम। ओके, तो बेटा ये जो ईआर है, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक तो वो जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ऐसा यूनिट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है। अब एक बात और सुन लो, ये जब होता है ना, हम ऐसे प्लस और एंटी लिखते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट की। ये कुछ नहीं है, ये प्रेजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है बेटा, आपको तो मैं कहीं लिखूं ऐसा तो हम कंफ्यूज मत होना सबसे आगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जहां पे राइबोसोम है उसे बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लर्न भी करा दूंगी आपको, रटने की जरूरत पड़ेगी, कॉन्सेप्ट से बता दूंगी। और ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर राइबोसोम नहीं है, जहां पर राइबोसोम एब्सेंट है, तो एब्सेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है -NT। ठीक है, -NT, ये एब्सेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है। जहां राइबोसोम एब्सेंट है उसको बोलते हैं स्मूथ ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको ना शॉर्ट फॉर्म में RER, R स्टैंड्स फॉर रफ, E स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक, R स्टैंड्स फॉर रेटिकुलम। और इसको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा जी, क्यूटी पाइस जी, देखो जी, ठीक है। तो ये सेल के न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से प्रोट्रूडेड था मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां राइबोसोम्स होंगे उस वाले सरफेस के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चा, तो ये क्या होगा, ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये वाला पार्ट क्या है, ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जहां पर राइबोसोम नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको भी बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला पार्ट भी है जहां पे राइबोसोम का एक भी दाना नहीं है, इसको बोलेंगे स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी क्या होगा, ये वाला पार्ट जहाँ पे नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला पार्ट भी क्या होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको ना लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। देखो मान लो मेरा ये हाथ का सरफेस है, ये भी फिलहाल क्या प्लेन है, स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसके ऊपर क्या करी, बॉल्स रख दी, एक बॉल इधर चिपका दी, एक बॉल इधर चिपका दी, एक बॉल इधर चिपका दी, तो तुम्हें ऊबड़ खाबड़ सा फीलिंग आएगी। मतलब मैं अगर मानो आंख बंद करके बोलूं कि चल भाई टच कर, तो वो टच करके देखिए ऊबड़ खाबड़ सी फीलिंग आ रही है, मतलब रफ रफ सा लग रहा है, स्ट्रक्चर स्मूथ नहीं है। तो इस तरीके से याद रखो कि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम बैठा हुआ है तो कैसा होगा, रफ रफ सा होगा, ऊबड़ खाबड़ सा होगा, तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिस पे राइबोसोम की एक भी बॉल नहीं है, राइबोसोम है ही नहीं, उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज दैट क्लियर? तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स हैं उन्हें बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ऐसे राइबोसोम जिसके ऊपर एक भी राइबोसोम यूनिट नहीं है उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो क्या रहा था, हमारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस था, वो न्यूक्लियोलस क्या बना रहा था, राइबोसोम बना रहा था। ये जो न्यूक्लियोलस है बच्चे, ये जो न्यूक्लियोलस है इसका काम होता है राइबोसोम बनाना। ये राइबोसोम इन पोर्स से बाहर निकलता है और कहीं कहीं जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठ जाता है। तो ये पोर का काम क्या हो गया यार, इस पोर का काम हो गया चीजों को बाहर ट्रांसपोर्ट करना। तो आप समझ में आया है कि न्यूक्लियस को न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में भगवान ने पोर्स क्यों दिए, क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसी चीजें हैं जो न्यूक्लियस के अंदर बाहर निकल के जाना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अब बेटा जो राइबोसोम है, मैंने आपको बताया कि राइबोसोम ऐसा होता है, ये होता है राइबोसोम। ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट होती है और ये राइबोसोम की छोटू सब यूनिट होती है, जिसे हम बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट। और ये मिलकर के क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन करना। ये आपको फर्स्ट क्लास में भी मैंने फर्स्ट क्लास में तो नहीं, जब मैंने आपको सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बताई होंगी। तो आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं। अब हम वर्क देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो लेट्स गो हेड। तो बच्चों अभी तो मैंने इसको इरेज कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, मैंने डायग्राम में बना दिया था अच्छे से। आपने उस डायग्राम को आई होप आपने उसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर अपनी नोटबुक में बना लिया होगा। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगी, इसकी दो टाइप्स थे। कौन कौन से? एक तो होता है RER, अब हम शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है भाई, और SER। SER स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो तुम्हें अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा सा दिख रहा था, वेवी सा, है ना? तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है फ्लैट। देखो ये फ्लैट सा दिख रहा है ना, फ्लैट, फिर ये वेव सी आ रही है, फिर यहाँ से फ्लैट हो गया। तो इसी काइंड ऑफ इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपको पूछा जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फंक्शंस होते हैं, क्या होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बेटा देखो कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक समझ में आएगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन तो आप भी बता सकते हो। देखो ये एक ऐसा रेटिकुलम, ये एक ऐसा पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। तो RER का काम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है बेटा प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन फॉर्मेशन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा मैम, लर्न रखोगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट की सिंथेसिस करता है, फैट्स की सिंथेसिस करता है, फिर आप बोलते हो लिपिड की सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करता है, फैट की या लिपिड की सिंथेसिस करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करता है बच्चे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स, RER, SER। RER क्या करता है, प्रोटीन बनवाता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम की यूनिट्स होती है, तो राइबोसोम का तो काम ही होता है प्रोटीन बनवाना। तो RER का भी काम क्या होगा, प्रोटीन बनवाना। SER का काम क्या होता है, फैट बनाना, लिपिड बनाना, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये फैट और लिपिड कहाँ यूज होते हैं और ये प्रोटीन कहाँ यूज होता है। देखो अब तुम्हें ना एक चीज याद कराती हूँ मैं प्रीवियस क्लास की। बेटा देखो जो ये हमारी सेल थी, ठीक है, अगर एनिमल सेल है तो सेल बोलनी होगी। ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन था, है ना, हाँ कि ना। ऐसा सा स्ट्रक्चर था, इसका पोरस था, ये हमें पता है।
और हमें ये भी पता है कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है यहाँ से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ होता है। अब बेटा जो इसकी मेम्ब्रेन है, देखो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, या फिर हमारे सेल में जितनी भी ऑर्गेनल्स है उनकी मेम्ब्रेन होती है, किसी की डबल मेम्ब्रेन होती है, किसी की सिंगल मेम्ब्रेन होती है, तो वो मेम्ब्रेन किसकी मिलके बनी हुई होती है, बताना जरा। चलो अच्छा मुझे ये बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी मिलके बनी हुई होती है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, फॉस्फोलिपिड की और कार्बोहाइड्रेट्स की मिलके बनी हुई होती है ना। तो हमने ये पता किया कि यार हमारी मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनती है, प्रोटीन्स की बनती है। मेम्ब्रेन हमारी लिपिड, लिपिड में भी कौन सा लिपिड बेटा, फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड लिख दूं लिपिड की जगह, ओके। तो हमारी मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड भी यूज होता है और कार्ब्स भी यूज होते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट भी यूज होते हैं। थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ, मेरे बच्चे भूल गए हो। लिपिड बाइलेयर होती है, याद आया? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, जो मेरी ये सेल थी, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी बाइलेयर होती है, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? जिस बच्चे को भाई नहीं पता वो हमारे सेल वाले प्लेलिस्ट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है? सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट, उसमें आपको समझ में आ जाएगा फॉर व्हाट आई एम थिंकिंग। नो 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 नो, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, सॉरी, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल वाले पार्ट को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा फॉर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, अब देखो बेटा, जो हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी जो मेम्ब्रेन थी ना, वो भी इन्हीं चीजों से मिलके बनी हुई होती है। सेल में कोई भी मेम्ब्रेन हो, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? ओके, तो मेरी सेल कैसी थी, ऐसी थी, याद है? ये याद आ रहा है? मटकूसा था, हेड किसका बना हुआ था, बोलो जल्दी, फॉस्फोलिपिड। और ये फॉस्फोलिपिड की क्या थी, टेल। इस पूरे को मैं फॉस्फोलिपिड बोल रही थी, इसको मैं क्या बोल रही थी, फॉस्फेट ग्रुप से हेड, इस हेड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है और टेल के अंदर क्या होती है, लिपिड्स होती है, हाइड्रोकार्बन की फैटी की चेन होती है। हाँ, याद आ रहा है? तो हमारी जो मेम्ब्रेन थी वो लिपिड बाइलेयर थी, ऐसे थी। आई होप बच्चों को थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि दीदी किस बारे में बात करिए। और मैंने तुम्हें बताया था जो हमारे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में कि जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा सेल की, उसके बीच में कहीं कहीं क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, याद आ रहा है? कहीं कहीं क्या होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। याद आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया है। तो मेरे भाई रिवाइज कर लिया करो, नहीं तो कनेक्शन फील नहीं होगा कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अजीब सा लगेगा। तो ये लिपिड की, दोबारा बता देती हूँ, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में हमने पढ़ा था कि जो हमारी लिपिड, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये ऊपर वाला पार्ट था, याद आ रहा है? ये लिपिड की एक लेयर, दूसरी लेयर, एक लेयर, दूसरी लेयर, तो लिपिड की 1 लेयर 2 लेयर, क्या बन गया 2। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बाइलेयर होती है। फॉस्फोलिपिड, लिपिड बोलो या फॉस्फोलिपिड बोलो, इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल कंक्लूड कि वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है, फिर लिपिड से मिलकर बनी हुई है। तो ये लिपिड की पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, तो बन गई क्या, लिपिड बाइलेयर। तो तुम्हें देख रहे हैं बेटा, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड भी यूज हो रहा है। देखो लिपिड नहीं होता तो क्या, देखो अगर ये फॉस्फोलिपिड्स नहीं होते या फिर ये लिपिड्स नहीं होते तो क्या मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती? नहीं बनती भाई, बिल्कुल नहीं बनती, कॉमन सेंस की बात है। और ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है जो कि मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, अगर ये प्रोटीन नहीं होते तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती? नहीं बनती। तुम्हें पता है बाहर तो कार्बोहाइड्रेट्स भी बैठा हुआ होता है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिर के ऊपर बैठा होता है कौन? कार्बोहाइड्रेट्स भी बैठा होता है। तो यार मतलब इन तीनों के बिना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बन पाती। तो बेटा ध्यान से सुनो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या हो गए? पहला फंक्शन तो भाई ये प्रोटीन बनवा रहा है और एससीआर क्या करवा रहा है? फैट और लिपिड बनवा रहा है। अब देखो बेटा, ये जो प्रोटीन बन रहा है ना बच्चे, ये जो प्रोटीन बन रहा है ये मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन को भी बनाएगा। कॉमन सेंस की बात है यार, सेल है, सेल को बनाने, सेल मेम्ब्रेन, सेल है, सेल के अंदर राइबोसोम है, आरईआर है, ये प्रोटीन बनवा रहा है, ये प्रोटीन बना देगा। अब ये प्रोटीन जो है ये कहीं तो जाएगा ना, कहीं तो इसका काम होगा, या तो सेल खा लेगा उस प्रोटीन को या फिर क्या कर सकता है, मेम्ब्रेन बनवाने में भी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ से प्रोटीन बना, आरईआर में प्रोटीन बना, अब ये प्रोटीन जाएगा और यहाँ पे जाके बैठ जाएगा कि भाई लो सेल मेम्ब्रेन, अगर तुम्हें प्रोटीन की जरूरत है तो लो बैठ जाओ, ठीक है। तो प्रोटीन फॉर्मेशन ये बेसिकली किसमें हेल्प कर रही है बेटा? मेम्ब्रेन बनाने में, मेम्ब्रेन बनाने में। और बायोलॉजी में किसी चीज को मेक करने में, किसी चीज को बनाने के लिए टर्म यूज करी जाती है बायोजेनेसिस।
तो ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कराता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखो हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बेटा, वो फैट बनाने में हेल्प कर रहा है, लिपिड बनाने में हेल्प कर रहा है। लिपिड से याद आ जाता है ऑटोमेटिक फोस्फोलिपिड, हाँ कि ना? तो हमें पता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो भाई फोस्फोलिपिड की भी जरूरत होती है, हाँ कि ना? देखो फोस्फोलिपिड दे रहे, फोस्फोलिपिड का हेड, फोस्फोलिपिड की टेल, तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए फोस्फोलिपिड की भी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है भाई कोई दिक्कत नहीं है, फोस्फोलिपिड भी मैं तुझे दे दूंगा, प्रोटीन भी मैं तुझे दे दूंगा, और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म वैसे ही खाने में खाते तो वो कहीं से टूट फूट के हमारे सेल के अंदर चला जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो गया? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन, बायोजेनेसिस मतलब बनाना, ठीक है? तो मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे? आर्या ने बनाया प्रोटीन, ये लाके जाके बैठ गया, बनो प्रोटीन बन गया, लो हमारे प्रोटीन बन गया। अब ये प्रोटीन टुक 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 ट्रैवल करके मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा कि लो भाई, ठीक है? अगर एससीआर ने क्या बनाया? फैट्स बनाए, कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाए, ये लिपिड टुक 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 घूम के लो भाई हमें मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच गए, ठीक है? तो मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस में हेल्प करता है कौन बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतनी बात समझ आ गई? ओके, आगे चलो। तो हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में किस तरीके से हेल्प कर रहा है, देख लिया। और देखो बेटा, हमारे बॉडी के अंदर ना, हमारी बॉडी, ह्यूमंस बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है लीवर। लीवर की सेल्स को हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स। नहीं समझ में आया? आप अपने लेवल पे बोलो लीवर। लीवर की सेल तो बोल देंगे लीवर की सेल, लीवर सेल, या फिर इसको हिपैटोसाइट्स भी बोला जाता है, वो एक बात का मैटर है। तो लीवर की सेल्स होती है बेटा लीवर सेल्स, ठीक है? इन लीवर सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बैठा हुआ होता है ना, उसका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट है, कौन सा? एससीआर। मैंने अभी आपको बताया कि कोई सेल होती है, उस न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ होता है। जरूरी नहीं है पर ये चीज, ये बाहर बिना आउटर मेम्ब्रेन के भी बिना भी रह सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ दोनों तरफ से सेल के अंदर एवे भी पड़ा हो सकता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाहर वाली मेम्ब्रेन से प्रोट्रूड होकर भी बन सकता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? तो बेटा जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मॉडिफाइड होता है थोड़ा सा, ये मॉडिफाइड होता है। जैसे मान लो मैं हूं, मेरे बाल हैं, मेरे बाल फिलहाल ब्लैक है, ठीक है? लेकिन मैं इनको मॉडिफाई कर सकती हूँ ना भाई। कैसे मॉडिफाई करूंगी? ब्लॉन्ड करा लो, कलर करा लो, केराटिन करा लो, भाई बहुत सारे तरीके होते हैं, लड़कियों को पता है भाई आजकल की, है ना? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा लीवर है ना बच्चे, लीवर अपने सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट को मॉडिफाई कर लेता है, ये मॉडिफाई कर लेता है खुद को, और ये इतना हाईली मॉडिफाइड हो जाता है कि अगर इसके सेल के अंदर गलती से जहर आ गया ना, गलती से, या फिर कोई कुछ भी चीज आ गई, जहर, पॉइजन आ गया, कोई टॉक्सिक चीज आ गई, कुछ भी आ गया, तो ये एससीआर क्या करती है? इसको डिग्रेड कर सकती है, इसको तोड़ सकती है। अब मैं एक चीज बताती हूँ, शायद मैंने नहीं पढ़ाई होगी ऑब्वियसली, बट बता देती हूँ। पढ़ाई हुई ठीक है, नहीं पढ़ाई हुई तो भी ठीक है बेटा। अगर मान लो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, फलानी ऑर्गेनेल्स है, जो भी है, या तुम मतलब मैं बार बार ही बताऊंगी ये चीज, ठीक है? अंडरस्टूड है? सेल के अंदर मान लो कोई चीज बाहर पड़ी हुई है, सेल को अंदर खानी है, ठीक है? तो सेल इसको अंदर ले लेता है, अंदर एंडोसाइटोसिस। जब सेल कोई भी बाहर से कोई चीज अंदर ले लेता है ना बेटा, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको? एंडोसाइटोसिस। अगर सेल के अंदर कोई चीज है, मान लो ये, अब सेल चाहते इसको बाहर निकाल दो, तो सेल इसको एग्जिट कराएगा, बाहर निकालेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है बाहर निकल जा, एग्जिट हो जा, एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। ये मैं थोड़ा सा आपको और पढ़ाऊंगी नेक्स्ट, मतलब अपकमिंग वीडियोस में ये वाला टॉपिक आ जाएगा, जब हम अमीबा का खाना देख रहे होंगे कि अमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो खाना खाता है, वो इसी प्रोसेस से खाता है, तो हम वहां भी पढ़ेंगे। बट फिलहाल मेरा टर्म यूज हो रहा है तो बता रही हूँ। एंडोसाइटोसिस मतलब किसी चीज को अंदर लेना, ठीक है? तो ये कोई बाहर की चीज थी, हमारे सेल ने अंदर खाली से बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, सेल ने कोई चीज पू करके बाहर निकाल दी, दिस इज नॉन एज एक्सोसाइटोसिस, ठीक है? ओके। अब मान लो, अब इसका कंसेप्ट कहां यूज हो रहा है? इधर यूज हो रहा है। मेरे सेल ने मान लो कोई टॉक्सिक खा लिया, ये रहा, या फिर कोई बैक्टीरिया खा लिया, या फिर कोई वायरस खा ली, ठीक है? कुछ भी खा लिया, तो
अगर मान लो वो लीवर की सेल के अंदर घुस गया, अब बेटा लीवर के जो सेल का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट है वो है हाईली मॉडिफाइड। ये कोई भी टॉक्सिक आ गया या फिर कोई भी बैक्टीरिया उसको झप्पदेन सी खा लेता है। तो समझ में आ रहा है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कोई टॉक्सिक चीज को एंगल्फ का मतलब होता है गिटकना, खाना, जैसे ऐसे करते हैं, एंगल्फिंग बोलते हैं कि कुछ खाया और पेटों में चला गया, गिटक लिया हमने उसको, सटक लिया, सटा, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2-3 काम है बेटा, लिपिड बनाना या फिर फैट्स बनाना और ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस बनाना, ऐसे हाईली मॉडिफाइड, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड है तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिक को मार दो। तो ये क्या करता है, हाईली मॉडिफाइड ऐसे डिटॉक्सिफाइंग अपने अंदर एंजाइम बना के रखता है जो कि काट देंगे अगर कोई भी टॉक्सिक चीज आ गई तो। इसको और डिटेल में समझ लो, अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है तो पूरी चीजें समझा देते हैं भाई तुम लोगों को। एनीथिंग फॉर यू माय छोटूस। तो ये सेल थी, मान लो लीवर की सेल है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाई बैठा हुआ है, उसमें एससीआर वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मैंने तुम्हें राइबोसोम नहीं लिखे तो इट्स वेरी वेल अंडरस्टूड इट इज एसईआर नॉट आरईआर, है ना? ठीक है मैडम, इसको समझ में आएगा। मान लो ये कोई टॉक्सिक एजेंट है या फिर टॉक्सिक कोई चीज आ गई मेरी सेल के अंदर, ये कोई टॉक्सिक चीज आ गई, ठीक है। अब ये एससीआर है ना बेटा, ये मॉडिफाइड है, क्यों? क्योंकि ये लीवर का है भाई, ये लीवर सेल का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये क्या होगा, मॉडिफाइड फॉर्म में होगा, ठीक है मैडम, मॉडिफाइड फॉर्म में। और तो ये मॉडिफाइड फॉर्म में है, ठीक है, इसलिए मैंने माना ये एससीआर क्या था, मॉडिफाइड फॉर्म में था, ठीक है। तो ये अपने अंदर ना ऐसे ये कुछ थैले बाहर निकालता है, इस एससीआर ने कुछ पैकेट बनाया, उस पैकेट में क्या था बेटा, उस पैकेट में कुछ ऐसे एंजाइम थे जो कि इसको मार डालेंगे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ डिटॉक्सिफाइंग बोलो या डिटॉक्सिफिकेशन काइंड ऑफ एंजाइम्स बनाए जो कि क्या कर रहे हैं बच्चे, इस टॉक्सिक को मार देंगे, इसको काट देंगे। अब आगे समझिए, तो बहुत प्यार से समझा दिया बच्चों की तरह, बिल्कुल जैसे हम नर्सरी यूकेजी बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे ना समझ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के, कौन, आरईआर, एससीआर, ओके। आरईआर का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, एससीआर का काम क्या है, फैट लिपिड्स बनवाना, और एससीआर डिटॉक्सिफिकेशन काइंड ऑफ एंजाइम्स भी बनाता है जो कि किसी टॉक्सिफाइंग एजेंट को कुछ मार देता है। ये सारी चीजें ना जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना बेटा तो आपको बहुत भयंकर तरीके से बढ़िया समझ में आ जाएगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको ना देखो, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना भाई, उन सब की तुम्हें क्या करनी है, एनसीईआरटी की फटाफट जाके जो आज पढ़ा, दीदी ने जो पढ़ाया ठीक है। अगर कोई अच्छी बुक है लाइक एस चांद है, बहुत अच्छी बुक है भाई, मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ, ठीक है ना, लखमीत सिंह कौर की है ये, तो बहुत बढ़िया बुक है। तो इसको पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट इससे पढ़ लो, तो भी तुम्हें बहुत झिंगा लाला फील होगा कि यार मजे आ गए ना, सब पढ़ा हुआ है, सब समझ आ रहा है। या फिर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। अभी मैंने एक प्लान सोच रही हूँ मैं कि जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, हम एक सेगमेंट बनाएंगे, मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जहाँ पे ना मैं डेली 2 या 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिस्कस करा करूँगी, डेली मींस डेली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी, और जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं डिस्कस करा करूँगी। और मैं ट्राई करा करूँगी कि तुम्हारे लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस बना के लाऊं जो इन टेक्स्ट होते हैं, मतलब देखो बुक के क्वेश्चन तो कोई भी रट्टे मारेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो बुक के अंदर की होती है, क्योंकि उससे क्या होगा ना यार, अब जब तुम्हें 9th में इतना पढ़ लोगे या फिर इतने तरीके से पढ़ लोगे, है ना, जब तुम्हें इन टेक्स्ट पढ़ने की आदत हो जाएगी तो बोर्ड्स की क्वेश्चन तुम क्यों में कर लोगे, क्यों? क्योंकि बोर्ड्स की क्वेश्चन ना भाई इन टेक्स्ट भी होते हैं, है ना। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुमको प्रैक्टिस कराया करूंगी उस काइंड ऑफ क्वेश्चंस पे। तो मतलब मानो एनसीईआरटी में 15 क्वेश्चंस है हमारे, तो हम उसको 30 कर लिया करेंगे, मतलब 15 क्वेश्चन तो वो जो हमारी एनसीईआरटी कर, 15 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना के तुम्हें दे दिया करूंगी कि यार तुम ये ट्राई करो, और फिर हम उसको क्लास में डिस्कस करा करेंगे। तो दिस इज माय रोड मैप फॉर यू ऑल पीपल। अच्छा लगेगा तुम्हें, आई नो दैट। देखो जो पढ़ने वाला है उसको तो बहुत सही लगेगा कि यार बढ़िया काम हो रहा है, हमारी तो आगे तक का हिसाब किताब बैठा रही है दीदी, तो इट्स ओके यार, जो भी है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया। अब बेटा सुनो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को न्यूक्लियस
के पास अगर न्यूक्लियोलस नहीं होता तो राइबोसोम नहीं होता, है ना भाई, और राइबोसोम उस पोर से बाहर नहीं निकल पाता अगर होता ही नहीं तो देख रहे हो तुम कि न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि राइबोसोम का जो रफ एंडोप्लाज्मिक वाला पार्ट है वो नहीं बन पाता अगर राइबोसोम्स नहीं होते तो, है कि नहीं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ना बच्चे एक चीज में हेल्प करता है, वो जो नेक्स्ट गोल्जी पढ़ाऊंगी जब बताऊंगी तो तुम्हें ना न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तुम्हारा गोल्जी और तुम्हारे लाइसोसोम, ये चारों एक दूसरे से लिंक है कि मैं नहीं तो तू नहीं, तू नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो वो नहीं, ऐसे टाइप ऑफ चीजें। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना बहुत चीजों में हेल्प करता है यार, मतलब ऐसे ही नहीं होता, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में नहीं? तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और क्या बता सकते हो कि भाई जो लिवर की सेल्स है उनके एचसीआर बहुत ज्यादा मॉडिफाइड होते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन में भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प कर देता है। आ रही है ना बेटा समझ? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना? नहीं होगी, मेरे को पता है, मैं छोटू हूँ भाई, तुम कैसे हो जाएगा, पढ़ा भी कौन रहा है, तो मैं छोटू साइंस, तो तुम्हें काहे की कंफ्यूजन होगी, राइट। तो भैया समराइज करते हैं, इज द टाइम ऑफ समराइजिंग। तो न्यूक्लियस थी, न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन थी, ये पोरस होती है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है मैम, इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रहा होता है। जरूरी नहीं है मैम कि बाहर वाली मेम्ब्रेन से ही निकले, और कहीं नहीं हो सकता बेटा, और कहीं भी हो सकता है। और ना मैम सुनो मेरी बात, इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है जो कि राइबोसोम बनाकर, ये राइबोसोम इन होल्स से बाहर निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चोटी पर बैठ जाते हैं। जहां जहां हमारा राइबोसोम बैठा हुआ होगा उस पार्ट को आरईआर बोलते हैं, और जिस पार्ट पे नहीं है मैम उसको हम एसईआर बोलते हैं। फिर हमने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बहुत बढ़िया तगड़े काम करता है। एक तो मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे फोस्फोलिपिड बैठे हुए हैं उनको बनाने में हेल्प कर रहा है, और तो और हमारी जो लिपिड बाइलेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की, उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, उनको बनाने में भी हेल्प कर रहा है। तो मैम हम बोल सकते हैं कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी हेल्प कर रहा है। और इसका मैंने मतलब बता दिया, बायोजेनेसिस मतलब बनाना, किसको बनाना, मेम्ब्रेन को। इस टर्म को बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। पूछ सकते हैं आपसे कोई भी टीचर, अच्छा टीचर हुआ या फिर मतलब मालूम बहुत तुम्हारे पड़ोस के मोहल्ले के बालक बोले भाई बताइए यार मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, बताइए जरा, तो तुम आंसरेबल हो, ठीक है, तुम बता सकते हो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो थे, एससीआर आ रही है, आपसे पूछा जाएगा पेपर में, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक ही मेम्ब्रेन होती है। दूसरा, इसके दो टाइप्स है, आरईआर, एससीआर। फिर बता देना कि जो न्यूक्लियोलस होता है ना, वहां से राइबोसोम बनता है और बाहर जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठ जाता है। जहां जहां बैठेगा उसको बोल दिया आरईआर, जहां नहीं बैठेगा उसको बोल दिया एससीआर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना बेटा, वो हम पढ़ेंगे गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी पढ़ेंगे, और मैं इसकी वीडियो आज ही शूट करने वाली हूँ, और मैं दोनों वीडियोस को साथ ही डालूंगी इफ पॉसिबल, अगर मेरे को कुछ काम नहीं हुआ तो, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर वीडियो, विद अनदर सेशन दैट इज ऑल अबाउट गोल्जी बॉडीज। तो तब तक के लिए कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, ईट गुड फूड, डू वेल अमाउंट ऑफ स्टडी, ओके। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, जय श्री राम।